आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल का मकसद इस तरह से पढ़ना है कि हम किसी भी चीज़ को पढ़ें तो सारी बातें हमारे जहन में रहे, यानी हमारी याददाश्त जो है ऐसी होनी चाहिए कि अगर हमने कोई चैप्टर पढ़ लिया है तो सारी बातें हमको याद रहें, हमको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। एक तो इस हमको मेथड को, तरीके को समझना है कि पूरी किताब हमको याद रहे। दूसरा काम, क्योंकि हाई स्कूल के भी विद्यार्थी, क्योंकि आपके सामने जो अभी चैप्टर रखा जा रहा है ये 10th क्लास में जो NCERT की किताब है भूगोल की, ज्योग्राफी की, उसका एक चैप्टर है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, यानी संसाधन और विकास का जो चैप्टर है उसे आपके सामने रखा जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि हम किसी काम को करें तो याद रहे सारी बात, हम किसी के सामने पूरी किताब बोल के बता दें। कोई भी सवाल हमसे पूछा जाए उस किताब के अंदर, चाहे प्रारंभिक परीक्षा में हो और चाहे मुख्य परीक्षा में हो, किसी प्रकार से है, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाए या हमसे दीर्घ उत्तर पूछा जाए, हम बता दें। इसे हमें समझना होगा। तो IAS की तैयारी करने वाले जो UPSC के एस्पिरेंट हैं उनकी भी मदद होगी, और जो हाई स्कूल के हमारे विद्यार्थी हैं उनको भी एक रास्ता मिल जाएगा। भाई उनको भी तो समझने का है, वो भी तो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि NCERT तो वो भी पढ़ते हैं, तो इसलिए उनकी भी हेल्प हो जाए और UPSC के जो एस्पिरेंट हैं उनको भी फ़ायदा हो। तो हम कुछ चीज़ों को लेकर के चलते हैं। हमारा टारगेट क्या है? टारगेट ये है हमारा कि देखें समाज हमारी, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, सोसाइटी ये नहीं देखती है। सोसाइटी सफलता देखती है, और IAS के अंदर प्रतियोगिता बहुत होती है। ऐसा होता है कि हम कई बार प्रीलिम्स देखते हैं, प्रारंभिक परीक्षा देते हैं, सफलता नहीं मिल पाती है। लोग हमारी उतनी मेहनत को तो देखते नहीं। अब प्रतियोगिता को कौन देख रहा है कि लाखों लोग बैठ रहे हैं, उसमें कुछ ही लोगों को सफलता मिलनी है और एक सवाल से भी लोग इधर उधर हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत हमको सावधान रहते हुए तैयारी करना है। इस तरह से तैयारी करना है हमें कि हम NCERT पढ़ने का जो हमारा ढंग है वो एकदम सही हो जाए, क्योंकि हमारा पढ़ने का ढंग जब सही होगा तभी सफलता मिल सकती है। तो कैसे पढ़ा जाए? अगर NCERT पढ़ने के तरीके पे ही YouTube में वीडियो देखे जाएं तो न जाने कितने वीडियो मिल जाएंगे, सबने अपने अपने हिसाब से बताया है। तो देखें, प्रकृति को साथ लेकर चलना चाहिए। प्रकृति कैसे किसी चीज़ को डेवलप करती है, बनाती है। सबसे पहली चीज़ है कि हम याद कब कर सकते हैं, यानी पहले तो हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद समझेंगे, फिर समझने के बाद क्या होता है, ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं और हाईलाइट कर लेते हैं, और हाईलाइटर से उसको निशान लगा लेते हैं या पेंसिल से लगा लेते हैं। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उनको लगता है हमने ये चैप्टर समझ लिया। और अगर उनसे बोलने को कह दिया जाए तो पूरा चैप्टर ज़रा बोल के बताइए, तो थोड़ा कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा करना है, हमें पढ़ना है, फिर बोलना है और फिर लिखना है। लिखने का काम हम कभी भी कर सकते हैं। पढ़ना, बोलना और लिखना, इन 3 चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। जब हम बोलते हैं तो ऐसे नहीं बोल लेते, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बोलेंगे कैसे? और बोला कोई ऐसे नहीं जाता है, फ्लो के साथ बोला जाता है। हर चीज़ का एक फ़्लो होता है, उस फ्लो के साथ हमको बोलना है। उसका जो, यानी किसी चीज़ को अभिव्यक्त करने का, बताने का जो एक ढंग होता है, उस ढंग को अगर नहीं अडॉप्ट करेंगे तो इधर उधर बताने से फ़ायदा नहीं होता। फ्लो को मेंटेन करना होगा। तो आपको जो बताने का प्रयास है वो क्या है? वो ये है कि हम किसी चीज़ को फ्लो के साथ बता सकें, पूरी किताब हमको याद रहे। तो इससे हमारा कितना आत्मविश्वास रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा में किसी भी तरह की कोई भी चीज़ पूछ ली जाए, चाहे स्टेटमेंट दिया जाए, चाहे सीधे पूछ ले, हम कर ले जाएंगे। तो याद रखना ज़रूरी है चीज़ों को। अब वो कब होगा? पढ़ना, बोलना और लिखना। तो देखें, अभी आपके सामने सारी चीज़ों को बताया जाएगा और फिर खड़े होकर के यहाँ ब्लैंक कर दिया जाएगा, सारी चीज़ मिट जाएगी और बोल के आपके सामने दिखाया जाएगा। और कुछ याद नहीं है तो इससे आत्मविश्वास आता है। तो हाई स्कूल के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनका भी बहुत भला होगा, क्योंकि तरीका एक ही रहेगा। चाहे IAS के लोग, UPSC के जो एस्पिरेंट हैं वो NCERT 6 क्लास से लेकर 12 तक पढ़ते हैं, और जो हाई स्कूल के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं वो भी तो पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका एक रहेगा। तो देखें, संसाधन एवं विकास के हम चैप्टर को देख रहे हैं। संसाधन एवं विकास, पहला संसाधन देख लेते हैं। रिसोर्स की बात कर रहे हैं, रिसोर्सेस की बात। कोई भी वस्तु ले लें हम,
मोबाइल ले लें, कोई भी वस्तु ले लें, किसी भी वस्तु को समझें हम, दो प्रकार से चीज़ें हमारे सामने दिखाई पड़ती हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे घर के अंदर ही लोहा भी रहता है, सोना है, तांबा है, हम घड़ी पहने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेजान है, उसमें जान नहीं है। पंखा लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं घर के अंदर, फ्रिज है, हमारी अपनी कार है, मोटरसाइकिल है, बाइक है, साइकिल लोग चलाते थे पहले, तो वो सारी चीज़ें लोहे से बनी हैं, धातुओं से बनी हैं, तो उनके अंदर जान तो है नहीं, तो वो एबायोटिक में आ जाएंगी, बिना जान वाली। और जानदार भी तो चीज़ें हैं, ये जितने भी गेहूँ, चावल, टमाटर, आलू, अंगूर, फल, सेब, ये जितने भी प्रकार के फल होते हैं, वृक्ष हैं, इसके अंदर जान है, ये बढ़ते हैं, जानदार माने जाते हैं। तो इसलिए जब हम संसाधन की बात करेंगे तो प्राकृतिक संसाधन होंगे और मानवीय संसाधन होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज होंगे और मैन मेड होंगे। मनुष्य ने तो बनाया है, मोबाइल किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। सारे स्कूल कॉलेज किसने बनाए? मनुष्य ने बनाया। बैंक किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। भूगोल की किताब, इतिहास की किताब, जितने भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र हैं, सब क्या हैं? कौशल से जुड़े हुए ज्ञान से सब संसाधन में आते हैं। ये रेलवे और हवाई जहाज़ और सड़क और जितनी मकान ढांचागत जितनी भी सुविधाएं हैं, संसद है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? सब संसाधन में इनको गिना जाता है। तो मनुष्य ने तो बहुत कुछ बनाया हुआ है ज़्यादातर, लेकिन रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ तो प्रकृति से ही मिलता है। मकान बना रहे तो ईंट और पत्थर कहाँ से लेके आएंगे? तो प्रकृति से ही मिलेगा। तो प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, दो प्रकार के संसाधन हो जाते हैं। तो हमारे दिमाग में ये दो चीज़ चली जानी चाहिए। संसाधन में प्राकृतिक नेचुरल आएंगे और मानवीय भी आ जाएंगे। अब प्राकृतिक संसाधन जो होंगे, यानी प्रकृति के अंदर जानदार भी है, जैसे मछली है तो एक संसाधन है, और धातुएं हैं, हीरा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, ये सब धातुएं हैं, उनमें जान नहीं है। तो एक जानदार संसाधन आएंगे, बिना जान वाले, प्राण वाले, बिना प्राण वाले। इसलिए बायोटिक और बायोटिक शब्द का तो प्रयोग किया गया है। तो कोई भी प्राकृतिक संसाधन होगा तो भाई उसकी उत्पत्ति होगी, वस्तु होगी तो उसकी उत्पत्ति तो होगी, बिना उत्पत्ति की तो कोई चीज़ मिलेगी नहीं। यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन का मतलब क्या है? उत्पत्ति। तो हमने देखा कि संसाधन दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक, मानवीय। प्राकृतिक में वस्तु आएगी, उसकी उस उत्पत्ति होगी, और जब उत्पत्ति होगी तो दो प्रकार से होगी, जैव होगी या अजैव होगी, जान वाली होगी या बिना जान वाली होगी, जानदार, बिना जान वाली। अब हम देख लेते हैं, जो सूर्य का प्रकाश है ये बिना जान वाला है, नदी का पानी है, जल है, उससे हम ऊर्जा भी बनाते हैं, ये एबायोटिक में आ जाएगा। हवा है, एबायोटिक में आ जाएगी। सारी धातुएं एबायोटिक में आ जाएंगी। पत्थर जितने हैं एबायोटिक में, जितने भी पहाड़ हैं वो सब एबायोटिक में आ जाएंगे, बिना जान वाले हैं ये। और जैव के अंदर जान वाले आ जाते हैं। अब जितने भी फल हैं, जितने भी अनाज हम उत्पादित कर रहे हैं, गेहूँ, चावल, अंगूर, जितनी सारी चीज़ें हम खाते पीते हैं, वो सब के अंदर जान होती है। सारे प्राणी, हमारी खुद की अपनी सत्ता, मानव संसाधन भी तो है। तो इस आधार पर जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, पक्षी हैं, कीट पतंगे, जितने भी उड़ने वाले, जान जिसके अंदर है, वो सब जैव संसाधन में आ जाएंगे। अब जितने प्राणी हैं लाखों सालों के अंदर वो मान लिए नष्ट हो गए, भूकंप आ गया, सारे पेड़ अंदर दब गए, या समुद्र के अंदर छोटे छोटे जीव जंतु हैं, पौधे भी होते हैं, वो दब गए समुद्र के अंदर, अंदर उसकी तल फट गया समुद्र का, लाखों साल पड़े रहे तो पेट्रोल बन जाता है, कोयला बन जाता है, वो सब जैव संसाधन है। पेट्रोल और कोयला क्योंकि वो बनते हैं तो वृक्षों से बनते हैं, जीव जंतुओं के हड्डी अस्थि पंजर से बनते हैं, उनके दब जाने के बन जाते हैं जब वो मर जाते हैं। तो जैव और अजैव ये अपने दिमाग में रखना, क्योंकि हमको एक साथ बोलना भी तो है, सारी बात फिर हमको पढ़ना और फिर बोलना और लिखना, तो ध्यान में रखना है। प्राकृतिक संसाधन, कोई वस्तु, उसकी उत्पत्ति होगी जैव अजैव, जान वाली, बिना जान वाली, ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं, ये तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर किताब में दिया हुआ है। दूसरा बेस दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी समाप्यता के आधार पर। अब कोई भी चीज़, चाहे वो जैव हो या अजैव हो, बायोटिक हो या एबायोटिक हो, भाई नष्ट भी तो हो जाएगी, समाप्त भी तो होगी, कि पैदा होगी तो हमेशा रहेगी। कुछ चीज़ लाखों साल तक चलती है, जैसे सूर्य का प्रकाश लंबे समय से उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि सूर्य का अपना जीवन ही बड़ा लंबा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो संसाधन होते हैं जिसमें जैव और अजैव हैं, तो उसमें क्या होगा कि समाप्यता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पे नवीकरणीय होंगे और अनवीकरणीय होंगे।
नवीकरणीय यानी नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। तो ये जो नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य हैं, तो ये नवीकरण का मतलब नया हो जाना। जैसे हम पवन ऊर्जा हवा से बिजली बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से भी बिजली बनाते हैं, और जल के माध्यम से भी हम जल ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जल से बांध बना के। तो सूर्य के प्रकाश से, जल से और हवा से हम बिजली बनाते हैं और बनाते ही रहते हैं। हवा चलती रहती है, बिजली बनती रहती है। पानी बह रहा है, बिजली बन रही है। जिस दिन हमने बनाया फिर अगले दिन बनाएंगे, फिर आगे बनाएंगे, लगातार हम बनाते ही रह रहे हैं। यानी बिजली बनाया, सौर पैनल लगा हुआ है हमारे घर में, हमने सौर ऊर्जा का लगाया हुआ है यंत्र, बिजली बनी, फिर अगले दिन बनेगी, फिर अगले दिन बनेगी। तो नवीकरण का मतलब हर रोज़ हम फिर से प्राप्त कर लेते हैं उस चीज़ को, वो चीज़ समाप्त नहीं होती है। अब जैसे पेट्रोल है, अब हमने उसका इस्तेमाल कर लिया, फिर प्राप्त नहीं कर सकते दोबारा, वो समाप्त हो गया तो हो गया। कोयला है, जल गया तो राख हो गया, अब दोबारा कैसे पाएँ? तो प्रकृति ने हमको दिया है, वो जितना कोयला होगा उतना ही उसके बाद समाप्त हो गया तो हम उससे वंचित हो जाएंगे। लेकिन सूर्य का प्रकाश हमेशा मिलता रहता है, नदी है, जल है, उसका पानी प्रवाह मिलता रहता है, पवन हवा चलती रहती है, तो वो हमको नई ऊर्जा की प्राप्ति होती रहती है। इसलिए नवीकरण योग्य संसाधन ऐसे होते हैं, यानी वो वस्तु, वो पदार्थ जिससे हमारा काम लगातार चलता रहता है, वो चीज़ समाप्त नहीं हो पाती है। हवा से हम लगातार विद्युत ऊर्जा बनाते रहते हैं, जल से लगातार हम ऊर्जा बनाते रहते हैं, सूर्य के प्रकाश से लगातार ऊर्जा बनाते रहते हैं। समाप्त होती है फिर बना लेते हैं, समाप्त होती है फिर बनती है, समाप्त होती है फिर बनती है। इसलिए नवीकरण योग्य हैं वो संसाधन जिनसे हमारी ज़रूरत पूरी भी होती रहती है, वो चीज़ हम समाप्त भी कर लेते हैं, फिर पा लेते हैं। अनवीकरण योग्य हैं, अनवीकरण योग्य में हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल है, अब समाप्त हो गया तो पा नहीं सकते। अब इसमें अनवीकरण में दो प्रकार की चीज़ें हैं। पेट्रोल तो चलिए नहीं पा सकते, कोयला जला दिया नहीं पा सकते, लेकिन लोहा है, घर में ले आए, इस्तेमाल किया, लंबे समय के बाद उसको फेंक दिया, उपयोग नहीं, पुराना हो गया, जंग लग गया, कुछ खराबी आ गई, टूट फूट गया, तो हमने उसको कबाड़ में बेच दिया, वो जा करके वहाँ पर हम बेच देते हैं और फिर उसको दोबारा जो है पिघला करके फिर नया तैयार कर दिया जाता है। उसका चक्र जो है चलता है, उसका चक्र चलने लगता है, यानी वो पुराना हो जाता है लोहा, धातुएं, और फिर उसको नया कर दिया जाता है पिघलाने के बाद, तो उनका चक्र चलता है, इसलिए चक्रीय हो जाते हैं, एक साइकिल चलती रहती है। लेकिन पेट्रोल की कोई साइकिल नहीं चलती, एक बार हमने इस्तेमाल किया ख़त्म हो गया तो वो अचक्रीय हो जाएगा। तो रिसाइक्लेबल हो जाते हैं, नॉन रिसाइक्लेबल भी होते हैं, तो इसलिए इसमें चक्रीय और अचक्रीय। तो नवीकरण योग रिसाइक्लेबल और ये नॉन रिसाइक्लेबल हो जाते हैं, और इसमें एक चक्र चलता है, इसमें चक्र नहीं चलता है। तो नवीकरण योग का मतलब क्या है कि फिर से एक साइकिल चल जाती है, इन्हें दोबारा हम ऊर्जा प्राप्त करने लगते हैं। और अनवीकरणीय नॉन रिसाइक्लेबल हो गए तो उसमें जो चीज़ हमने एक बार इस्तेमाल कर लिया तो फिर वो उपलब्ध नहीं होगी। धातुओं के बारे में हम कह सकते हैं उसका चक्र चल जाता है, दोबारा पिघला के नया कर लेते हैं। तो ये हम ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी का हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप मतलब भाई कोई भी वस्तु होगी तो उसका मालिकाना हक भी तो होता है। हमारी अपनी कार है, हमारा अपना मकान है, गांव के अंदर हमारा अपना हो सकता हो, हमारे पास ज़मीन हो, मकान हो, गांव में लोगों का अपना मकान रहता है। तो इस आधार पर स्वामित्व यानी ओनरशिप के आधार पर कोई भी संसाधन होगा तो उसके मालिकाना हक को देखा जाता है, कौन उसका मालिक कौन है। तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कम्युनिटी ओन्ड भी हो सकता है, वो राष्ट्रीय भी हो सकता है, वो अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी होते हैं, जैसे 200 समुद्री मील नॉटिकल माइल होता है, उसके पार हम चले जाएं समुद्र में जहाज़ लेकर के 200 समुद्री मील से परे चले जाएं तो वो जितना एरिया समुद्र में आएगा वो सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। बिना किसी संस्थान की अनुमति के वहाँ से चीज़ों को नहीं निकाल सकते, सबका अधिकार रहता है उस पर, उसमें अनुमति लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत आ जाएंगे, भाई हमारा अपना तालाब है, हमारी अपने बाग बगीचे हैं सब गांव में, हमारे अपने निजी हैं। लेकिन बहुत सारी ज़मीन ऐसी होती है सबकी होती है, जैसे चारागाह है गांव में सबका होता है, कोई तालाब अगर पूरे गांव का है तो सभी का होगा, वो हमारा अपना भी तालाब हो सकता है गाँव में निजी, तो उसमें कोई और इस्तेमाल नहीं करे। लेकिन अगर गाँव की वो मान लिया जाएगा तालाब के सभी लोगों का है तो सारे लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। अब सर राष्ट्रीय हैं संसाधन में तो बहुत सारे राष्ट्रीय जैसे पार्क हैं, पिकनिक स्थल हैं, बहुत सारी चीज़ें सरकार की अपनी होती हैं। सरकार
कि व्यक्तिगत संसाधन को भी ज़मीन को ले सकती है। अगर रेलवे लाइन बिछाना हो, सड़क बिछाना, तो ज़मीन को लिया जा सकता है किसी की संपत्ति अगर हो। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी हैं। तो ये हमने स्वामित्व के आधार पर देख लिया। अब हम चल रहे हैं आगे, विकास के स्तर के आधार पर चल रहे हैं। कोई भी वस्तु होगी तो उसका विकास का, संसाधन का पैमाना देखा जाएगा कि भाई क्या विकास का उसका लेवल है। तो पोटेंशियल वाले भी हो सकते हैं, संभावी संसाधन भी हैं, इसी तरह विकसित संसाधन भी हैं, उसी तरीके से आपके भंडार वाले भी आते हैं, संचित कोष वाले भी आते हैं। तो विकास के स्तर के आधार पर देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस देखा जा रहा है। किसी भी संसाधन की देखा जा रहा है उसकी कैसी सिचुएशन है। जैसे भारत के अंदर बहुत सारे कोयला की खदानें हैं, तो वो कौन सा संसाधन है, उसको नापा गया, उसका सर्वेक्षण किया गया, उसकी क्वालिटी किस प्रकार का कोयला है, वो सब सरकार ने सब सर्वे करा के कर लिया है कि किस क्वालिटी का बिटुमिनस कोल है, कोयला है, कि वो किस में आता है, लिग्नाइट में आता है, किस में आता है। कहने का मतलब ये है कि विकास के स्तर के आधार पर देखें तो संभावी हैं, विकसित हैं, भंडार है, संचित कोष हैं, स्टॉक और रिजर्व भी आते हैं। तो ये संभावी के पोटेंशियल संसाधन कौन से हो जाते हैं। ऐसे संसाधन जैसे राजस्थान में आप देखें तो रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पे सौर ऊर्जा, गर्मी पड़ती है और वहाँ हवा भी चलती है, तो वहाँ पर सौर ऊर्जा की बहुत संभावनाएं हैं और पवन ऊर्जा की भी है। लेकिन अभी उतना वहाँ उसका इस्तेमाल नहीं किया जा पा रहा है, उतनी विद्युत नहीं बनाई जा पा रही है। तो इस प्रकार से वो संभावी संसाधन है। पोटेंशियलिटी के आधार पर उसके अंदर क्षमता है कि आगे हम और सौर ऊर्जा या पवन से बिजली बना सकते हैं। तो यह संभावी संसाधन है कि किसी प्रदेश के अंदर कोई संसाधन हो लेकिन उसका हम उससे उतना फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि हमने उतना पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। अब पवन ऊर्जा से हमें बाकायदा एक इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ता है, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, और सौर ऊर्जा में भी यही होता है बनाने के लिए। तो इस आधार पर ऐसे संसाधन संभावी संसाधन कहलाते हैं। विकसित संसाधन में डेवलप्ड जो संसाधन रिसोर्सेज होते हैं उसमें किसी क्षेत्र विशेष में सर्वेक्षण करा लिया जाता है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों डिसाइड कर ली जाती है, तो विकसित संसाधन आ जाते हैं। इसी तरह से भंडार वाले स्टॉक संसाधन वो होते हैं, जैसे जल है तो उसके अंदर जल क्या होता है, एक प्रकार से कंपाउंड होता है, वो दो प्रकार के एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है वो। तो अब उसके बाउंड्री, उसके घटक तत्व अलग किए जाए, हाइड्रोजन को तोड़ के निकाला जाए, तो अभी कोई ऐसी तकनीक सक्षम नहीं हो पाई सस्ती जिसके आधार पर हम उसमें से हाइड्रोजन को, जो कि ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, हम जल से निकाल सकें। तो इसलिए ऐसे संसाधन की अभी कोई एक सक्षम टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई है कि उसका हम इस्तेमाल कर सकें, तो इसलिए वो स्टॉक वाले, भंडार वाले संसाधन में आ जाते हैं। जैसे कि जल होता है तो वो एक प्रकार से कंपाउंड होता है। जल दो प्रकार के एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है एक निश्चित अनुपात में, और फिर अगर उसको हम तोड़ करके हाइड्रोजन निकालें तो हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, लेकिन अभी उसकी उपलब्धता नहीं हो पा रही उतनी सक्षम, जिसके आधार पर वो भंडार में गिन लिया जाएगा। संचित कोष में रिजर्व्स आ जाते हैं। इसमें ऐसे संसाधन होते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है लेकिन अभी हमने उसका इतना इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे कोयला हो तो हमने अभी उसको उतना निकाला नहीं है, हमारे पास तकनीक भी है, तो उसको भंडार के अंदर संचित कोष में रख लिया जाएगा। तो ये हमने देख लिया। तो अब हम इसी को संक्षेप में, मतलब जो पूरा चैप्टर ये जो पूरा है बताया गया है, उसको यहाँ पर ऐसे रख लेते हैं। ये हमारे सामने आ गया तो हम आसानी के साथ बता सकते हैं। हमें जहाँ तक बोलने की बात है तो हम आसानी के साथ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कि भाई जैसे हमसे पूछा जाए संसाधन किसे कहते हैं, तो NCERT में इसमें पहले संसाधन को बताया गया है कि पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती हो और जिसके निर्माण के लिए तकनीक उपलब्ध हो और जो आर्थिक रूप से संभाव्य भी हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य भी हो, संसाधन कहलाती है। यानी कोई भी वस्तु होगी तो संसाधन कब कहलाएगी, जो हमारी ज़रूरत पूरा करे। दूसरी बात, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होनी चाहिए, यानी तकनीक के माध्यम से वो सुलभ भी हो, और वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए और इकोनॉमिकली फिजिबल भी हो। यानी इकोनॉमिकली फिजिबल हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो, यानी हम उसको निकाल के फ़ायदा भी उठा सकें। ऐसा ना हो कि ज़मीन से हमने कोई संसाधन, कोयला, हीरा जो भी निकाल रहे हैं, तो हमारे पास कोई सक्षम तकनीक नहीं है, तो निकालने में इतनी लागत लग जाएगी तो फ़ायदा क्या होगा।
तो इस आधार पर पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती हो और जिसके निर्माण के लिए तकनीक भी उपलब्ध हो, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो और जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए, यानी उसको हम निकाल के फ़ायदा हासिल कर सकें, घाटा न होने पाए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो, सांस्कृतिक रूप से मान्य होने, समाज उसको स्वीकृति प्रदान करे। अब हम हीरोइन बना रहे हैं तो भारत में तो फिर नशीले पदार्थों को ऐसे बनाए नहीं, बहुत सारे ऐसे नशीले पदार्थ हैं जो प्रतिबंधित हैं, समाज ने उसको स्वीकृति नहीं दिया है। तो कल्चरली यानी समाज के द्वारा एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए, तब वो संसाधन की कोटि में आएगी। तो हम आसानी के साथ बता सकते हैं, किसी भी शब्द में बताएं कि पर्यावरण में उपलब्ध हर चीज़ जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती हो, जिसको बनाने के लिए, एकदम आम शब्दों में, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी या तकनीक उपलब्ध हो और जो आर्थिक रूप से संभाव्य भी हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य भी हो, संसाधन कहलाती है। बता दिया। अब हम जब बता चुके हैं इसको, तो अब संसाधन में कोई दिक्कत नहीं हमको बताने में, हम आसानी के साथ बता सकते हैं कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन हैं, मानवीय संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन में उत्पत्ति के आधार पर आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर ले लेंगे। बायोटिक और एबायोटिक आएंगे, यानी जैव अजैव संसाधन आएंगे। समाप्यता के आधार पर आ गए, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर आ गए, तो उसके अंदर के नवीकरणीय आ जाएंगे। और अनवीकरण योग्य यानी नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन यानी रिसाइक्लेबल भी होंगे, नॉन रिसाइक्लेबल भी तो हैं। उसके बाद फिर स्वामित्व के आधार पर आ गए, अब उसमें अनवीकरणीय में चक्रीय और अचक्रीय भी आ जाएंगे। उसके बाद फिर स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन जो कम्युनिटी ओन्ड होते हैं, फिर राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आ जाते हैं। फिर विकास के स्तर के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। आसानी के साथ बता सकते हैं, कभी भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए याद करने का मामला नहीं है। मतलब याद करना कैसे होता है, हम जब उस चीज़ को जोड़ते हैं अपने से। भाई कोई भी चीज़ होगी हमारी ज़रूरत पूरा करेगी, वो पैदा भी होगी, वो मिटेगी भी। और जब पैदा होगी वो चीज़ तो जान वाली भी हो सकती है, बेजान भी होगी। उसका एक टेक्निकल शब्द दे दिया है, जैव अजैव। जैव माने जीवन वाले, अजैव माने बिना जीवन वाले। अब ये तो उत्पत्ति के आधार पर हो गया। अब समाप्यता का, भाई कोई चीज़ उत्पन्न होगी तो समाप्त भी होगी, तो ये भी दिमाग में है। अब समाप्त होगी तो नवीकरणीय भी है, अनवीकरणीय भी है। नवीकरण मतलब हम फिर से उसको प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य का प्रकाश नवीकरणीय संसाधन में आता है, रोज़ हम प्रतिदिन ऊर्जा बना सकते हैं, समाप्त नहीं होगी जब तक सूर्य रहेगा। अनवीकरणीय भी है, रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल आ जाते हैं। अभी फिर हम ओनरशिप के बेस पे देखेंगे, कोई चीज़ होगी तो संपत्ति में तो गणना होती है, भाई उत्पत्ति है तो समाप्ति भी होगी। फिर उसकी हम ओनरशिप भी देखेंगे, वो किसके मालिकाना हक में है। तो व्यक्तिगत भी हो सकती है, सामुदायिक भी हो सकती है, राष्ट्रीय संपत्ति भी, राष्ट्र का अधिकार होता है, अंतर्राष्ट्रीय पूरी एक जगत का अधिकार होता है उस पर। उसके बाद फिर हम उसको विकास के पैमाने पर उसकी कंडीशन देखें कि वो किस हालत में है, कितना इसका इस्तेमाल किया गया है। तो संभावी संसाधन है कि अभी उतना किसी प्रदेश में संसाधन है लेकिन उतना इस्तेमाल है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में जल तो है बहुत, लेकिन विद्युत उससे नहीं बनाई जा पा रही है। तो इस प्रकार से विकास के स्तर के आधार पर जब हम देखते हैं तो संभावी संसाधन कि आगे जा कर के और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। जैसे राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा बना सकते हैं, अभी उतने हम उनको डेवलप नहीं कर पाए हैं। और फिर विकसित संसाधन है, सर्वेक्षण हो गया, क्वालिटी क्वांटिटी सब तय कर लिया है। और भंडार के अंतर्गत ऐसे संसाधन अभी कोई तकनीक ही हमारे पास नहीं है, जैसे जल से हम हाइड्रोजन को नहीं निकाल पा रहे हैं सक्षम तकनीक के ज़रिए। और फिर संचित कोष के अंतर्गत ऐसे संसाधन कि हमारे पास तकनीक भी है लेकिन अभी हम उसका उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो हर चीज़ को जब उसके आधार पर जोड़ेंगे तो सब याद रहेगा और बताने में दिक्कत नहीं है। और आपके सामने अभी बता भी दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि संसाधन, तो ये संसाधन क्या हो जाते हैं, प्राकृतिक, मानवीय। वस्तु कोई भी होगी उसकी उत्पत्ति होगी जैव अजैव, समाप्यता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य, चक्रीय, अचक्रीय। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर के आधार पर संभावी, पोटेंशियल, विकसित, डेवलप्ड है, भंडार स्टॉक में है और संचित कोष रिजर्व है। और आपके सामने बता भी दिया गया। तो इस आधार पर याद करना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, पढ़ने के ढंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो पढ़ाने का मकसद नहीं है चैनल पर, बल्कि अपने अंदर कैसे हम कौशल यानी कैसे हम स्किल को डेवलप करें, हमारी मेमोरी शार्प हो जाए। तो वो कब होगा, जब हम किसी भी चीज़ को जोड़ करके खुद से देखेंगे कि हाँ इसके अंदर ये सारी चीज़ें हर हालत में रहेंगी। कोई भी वस्तु होगी
तो वो पैदा होगी, वो नष्ट होगी, उसका कोई मालिक होगा और उसकी कंडीशन भी किसी देश में होगी कि वो किस हालत में है, कितना उपयोग उस राष्ट्र के द्वारा किया जा रहा है, कि वो संभावी पोटेंशियल में है कि डेवलप्ड हो चुकी है, वो मौजूद है, जैसे कोयला तैयार हो चुका है, अब कोई राष्ट्र चाहे तो उसका उपयोग करे या न करे। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे सामने वो चीज़ है लेकिन अभी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तकनीक नहीं है हमारे पास। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास है लेकिन अभी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से देखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो यहीं पर अनुमति दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसे शेयर भी करें, दूसरों तक पहुँचाएँगे तो लोगों का अपना एक भला होता है। तो यहीं पर अनुमति दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।